Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel PVC version. This is second lecture for chapter 5 class 6 history because we have already completed up to page number 46 the 4 pages of this chapter. So let's continue from here. Let's make it a little bit zoom. Yes, so the new paragraph from chapter 6, sorry it's 5. So let's start. What is given here? The new Rajas now began maintaining armies. What you read in the previous, you read that there were some Rajas that don't held any armies. They had no special buildings, palaces. But now, what is given here? The new Rajas now began maintaining armies. मतलब इस समय के राजा जो हैं उन्होंने आर्मी को मेंटेन करना मतलब अपनी सेना रखना शुरू कर दिया था. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. मतलब कि अभी जो सेना रखी जा रही थी वो मेंटेन की जा रही थी सैलरी बेसिस पे. ठीक है, रेगुलर सैलरी मिलता था उनको और पूरे साल वो किसकी देखरेख में होते थे? राजा के. Some payments were probably made using punch marked coin. You will read more about this coin in chapter 8. देखिए पंच मार्क क्या है? मतलब कि मुहर लगे हुए सिक्के. ठीक है, पंच मार्क. पंच मतलब क्या होता है? पंच मतलब कि किसी भी चीज पे मुहर लगाना. ठीक है, छाप छोड़ना, पंच. तो पंच कॉइन उनको सैलरी के रूप में दी जाती थी. ठीक है, और ईयरली बेसिस पे वो मेंटेन्ड होते थे किसके द्वारा? राजा के द्वारा. मतलब अब पूरे साल कोई चिंता नहीं है अगर एक बार आप सेना में आ गए तो. अब देखिए यहाँ से है टैक्स के बारे में. ठीक है, अब टैक्स क्या कहता है? एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. देखिए अब क्या हो गया कि अब जो पहले कबीले थे, छोटे छोटे जगह थे, अब वो राज्य बन गए, राजा हो गए वहां के, वो सेना रखने लगे. तो क्या हो गया कि वो क्या बनाने लगे? ह्यूज फोर्ट. फोर्ट मतलब क्या होता है? किला. किला. A structure that makes secure the safety of that place. Okay, with massive wall. So building huge fort, बड़े बड़े किले बनाने, maintaining big armies, व्यापक स्तर की सेनाएं रखने. दे नीड मोर रिसोर्सेज. उन्हें किस चीज की जरूरत थी? संसाधन की. क्योंकि देखिए आवश्यकताएं जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेंगी वैसे वैसे संसाधनों की भी जरूरत बढ़ती जाएगी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस. और उन्हें किस चीज की जरूरत थी? ऑफिशियल्स की. ऑफिशियल्स मतलब कर्मचारी. क्या करने के लिए? इन्हें संकलित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्राउट बाय पीपल, so instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja, the Janpads, they started collecting regular taxes. अब पहले क्या था कि जैसे वो कोई भी सेक्रीफाइस करते थे या कोई भी रिचुअल्स करते थे तो उस टाइम पे जो लोग गिफ्ट लेके आते थे या राजा गिफ्ट लेके आते थे तो उनसे आमदनी होती थी. लेकिन जब ये इनका क्षेत्र विस्तार होने लगा तो ये क्या करने लगे कि भाई इतने सारी चीजें विकसित कर रही हैं, अपने राज्य को सुरक्षित रख रही हैं, सेना रख रही हैं, किले बनवा रही हैं, या वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, भलाई के लिए, लोगों के लिए. तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए. जाहिर सी बात है. तो उसके लिए राजा को क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे. क्योंकि गिफ्ट से ज्यादा चीजें हम धन के रूप में अर्जित नहीं कर सकते थे. तो इसलिए राजाओं ने क्या सोचा कि अब हमें टैक्स कलेक्ट करना होगा. अब देखिए कैसे टैक्स कलेक्ट और किस किस चीज पे करते थे वो. देखिए सबसे पहले टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, फसलों पे. जो भी किसान फसल उगाते थे उनका कर देना होता था उस पे. टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन. क्राफ्ट पर्सन किसको बोलते हैं? शिल्पकार. शिल्पकार जैसे मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ये सब जो बर्तन बनाते थे वो. हॉर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस. हॉर्डर्स किसको बोलते हैं? हर्ड मतलब होता है झुंड. हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड. तो इसका मतलब कि जो हॉर्डर जो झुंड में रखते थे जानवरों को. किसको?
जानवरों को झुंड में जो रखते थे, ठीक है, जानवरों को, तो जानवरों को जो रखते थे मतलब पशुपालक, ऐसे समझ लीजिए, हर्डर्स मतलब पशुपालक, पशुपालक हर्डर्स, ठीक है, हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, या तो वो जानवर के रूप में या उनसे मिलने वाले उत्पादों के रूप में वो अपने कर का भुगतान करते थे। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, अब देखिए जो टैक्स है वो वस्तुओं पे भी लगाते थे, किससे, ट्रेड के द्वारा, मतलब कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं वस्तुओं का तो उस पे भी आपको कर देना पड़ेगा। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा, अब हंटर्स मतलब कौन हो गया, शिकारी, गैदरर्स मतलब जो भोजन को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो भोजन किसी भी प्रकार का हो, फल फूल सब्जी मीट कुछ भी, ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो जंगल से मिलने वाली चीजें हैं, फल फूल सब्जियां जो भी, उसका कुछ भाग उन्हें देना होता था, किसको, राजा को। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, अब कृषि में क्या परिवर्तन हुए। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, कौन से टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, ये सब वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात किया जा रहा है। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर, किस चीज का एक परिवर्तन हुआ, कि वो आयरन प्लग शेयर मतलब कि लोहे के फाल वाले हल, ठीक है, उसको बोलते हैं आयरन प्लग शेयर। दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plug shear, अब लकड़ी के फाल वाले, देखिए ये लोहे की जगह पे क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी के फाल वाले जो हल हैं, ठीक है, प्लग शेयर, सो दैट मोर गैन कुड बी प्रोड्यूस्ड, अब वो लोहे के फाल के हल को यूज करने लगे किसकी जगह पे, लकड़ी के फाल वाले हल की जगह पे, क्यों, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड, ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज को उपजाया जा सके, ये तो हो गया पहला परिवर्तन, कि वो लोहे के, लकड़ी के जगह पे लोहे के हल का प्रयोग करने लगे। अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, अब इससे क्या हो गया, ट्रांसप्लांटिंग करना पैडी का, पैडी मतलब क्या होता है, धान, ठीक है, तो पैडी को क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना, ट्रांसप्लांट करना मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बीज छिड़क दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम यहाँ पे बीज छिड़क दिए, तो जैसे तैसे बीज छिड़क दिए, अब जब यहाँ पे ग्रो करेगा फसल, तो जैसे बीज छिड़का हुआ है वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर सब ग्रो हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांसप्लांट करना मतलब क्या होता है, कि इसको यहाँ से निकाल के, ठीक है, और ऐसे एक सीक्वेंस में उसको प्लग कर, देखो ऐसे, ये सब क्या कर दिए, इसको अरेंज करके लगा दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग करना, मतलब एक जगह से हटा के उसको दूसरे जगह पे एक तरतीब में लगाना, एक तरीके से लगाना। दिस meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, sapling were grown and then planted in the fields, मतलब कि पहले वो क्या करते थे कि बीजों को छिड़क देते थे, अनाज उग गया उसको काट लेते थे, फिर क्या किए वो, कि बीजों को छिड़कते थे जहां पे वो उगता था, और फिर वहां से ले जाके खेत में अच्छे से लगा देते थे। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड, अब इससे क्या हो गया कि प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि सारे पौधों को धूप पानी जो भी चीजें मिट्टी से उर्वरक वो सब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलने लगे, तो फसल ज्यादा अच्छी होने लगी, तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। अ क्लोजर लुक, मगध, अब किसके बारे में देखेंगे हम लोग, मगध, ये 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण ये एक महाजनपद था मगध, जो कि अभी कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान में अगर इसको प्रेजेंट सेंस में हम देखें तो ये हमारे बिहार का ही एक भाग है, ठीक है, मगध, जिसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, सबसे पहला हुआ करता था राजगृह, जिसे हमें अब राजगीर कहते हैं, नालंदा के पास राजगीर, और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र,
चलिए इसको देखते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है। मगध became the most important महाजनपद in about 200 years, 200 सालों तक एक महत्वपूर्ण महाजनपद बना रहा। Many rivers such as the Ganga and Son flowed through मगध। बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से सोन और गंगा वो मगध से होकर ही बहती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, बेटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। नदी के किनारे की जमीन कभी भी उपजाऊ होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से नदियां बहती थी, तो इसका मतलब कि उसके आसपास की जमीन क्या थे, उपजाऊ थे। ट्रांसपोर्ट के लिए भी आसानी था भाई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जल के रास्तों से। उसके बाद क्या था, उसके बाद था कि दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर सप्लाईज हो गया, और मेकिंग लैंड फर्टाइल। ठीक है, वाटर सप्लाईज मतलब वही जल आपूर्ति, नदियों के थ्रू कैनल्स बना के डिग करके और लेके जाना उसको, जल को अपने आवश्यकता वाली जगह पे। पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। देखिए जो मगध के क्षेत्र थे वो क्या थे, पूरी तरह से वनाच्छादित थे। फॉरेस्टेड मतलब क्या होता है, जो वनों से ढका हुआ हो। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। अब यहाँ पे क्या, जंगलों में जो हाथियां मिलती थी उनको क्या किया जाता था, कैप्चर किया जाता था, मतलब उनको पकड़ा जाता था और ट्रेंड कर दिया जाता था। किस चीज के लिए, आर्मी के लिए। आर्मी मतलब अपने सेना में रखने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट्स आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड कैरियट्स। अब जंगल में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो जिसमें लकड़ी सबसे ज्यादा बहुतायत में, क्योंकि वन में क्या, वन का मतलब क्या, बहुत सारे पेड़ पौधे, और बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब बहुत सारी लकड़ियां। तो लकड़ियों का उपयोग वो लोग बहुत ज्यादा करते थे। जैसे देखिए वो क्या क्या चीजें देते थे, उनसे घर भी बना लेते थे वो, कार्ट्स भी बना लेते थे। कार्ट्स मतलब की गाड़ी, कार्ट मतलब गाड़ी, ऐसी गाड़ी है जिसे कोई एनिमल पुल करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्ट। और कैरियट्स मतलब रथ, इसको भी एनिमल से पुल करते हैं। रथ जो विशेष रूप से यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कहाँ, युद्ध भूमि में, बैटल फील्ड में या बैटल ग्राउंड में इसको बोल सकते हैं। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। यहाँ पे क्या था, आयरन और माइंस भी था। आयरन ओर और आयरन दोनों में डिफरेंस है। अगर सिर्फ आयरन है तो वो लोहा है, मतलब वो मेटल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन आयरन ओर है तो वो है लौह अयस्क, और यस, ठीक है, लौह अयस्क, आयरन ओर। तो भाई वहां पे जो माइनिंग होती थी उससे क्या निकाले जाते थे, आयरन ओर, तब उससे आयरन बनाया जाता था। ठीक है, तो उससे क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनते थे। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। वह उसके दो जो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर राजा हुए, कौन कौन, बिंबिसार और अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other जनपद्स। जो लगभग उन्होंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जनपद को अपने अंडर में ले लिया जाए। महापद्मनंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। अब देखिए इनमें से जो है महापद्मनंद, नंदवंश, नंदवंश आपने सुना होगा, मोबाइल में भी बहुत सारी कहानियां हैं नंदवंश की। आचार्य चाणक्य से जुड़ी हुई कहानियां हैं, आचार्य चाणक्य से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। देखिए जैसे अभी हमने क्या देखा कि महापद्म नंद was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मगध के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक अपना कंट्रोल बढ़ाने वाला कौन सा रूलर था, तो वो होगा कौन, महापद्म नंद। ये सारी चीजें मैं नोट्स में दे दूंगा आप लोगों को, मैंने ये सारी चीजें नोट्स में तैयार कर ली हैं। अब देखिए इसमें आगे देखने क्या है, राजगिरी, प्रेजेंट डे राजगीर देखिए, इन बिहार was the capital of Magad for several years and later the capital was shifted to पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस मगध पॉइंट को जब मैं डिस्कस करने शुरू किया था तो उसी समय मैंने बताया था आपको कि जो मगध है उसकी दो राजधानियां थी। सबसे पहला राजगृह, जिसको हम लोग अभी राजगीर कहते हैं, जिसका करंट लोकेशन नालंदा के आसपास में है, और दूसरा पाटलिपुत्रा। ठीक है, ये पाटलिपुत्रा नाम से अभी भी जगह है, ऐसे नहीं कि पटना है। ये प्रेजेंट पटना मतलब बता रहा है कि पटना के आसपास की जगह के क्षेत्र हैं वो। अब देखिए, मोर देन 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror।
वो क्या बनना चाहता था, एक विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, कौन? अलेक्जेंडर। कहाँ का था? मैसिडोनिया का। ठीक है, मैसिडोनिया कहाँ में है? यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है उसमें एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, जो हमारे कॉन्टिनेंट से ऊपर वेस्ट साइड में आता है। ठीक है, ऑफ कोर्स he did not conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to Indian subcontinent। मतलब जाहिर सी बात है कि एक आदमी पूरे विश्व को तो नहीं जीत सकता है, फिर भी कुछ हिस्सों को उसने जीता था, जैसे इजिप्ट एक कंट्री है, और वेस्ट एशिया, मतलब एशिया में भी वो आ चुका था। एंड कैम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद वो पहुंचा कहाँ? भारत उपमहाद्वीप में। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास। कहाँ से? ब्यास नदी के पास से। वेन ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वहां से वो पूरब की तरफ बढ़ रहा था, हिज सोल्डर रिफ्यूज्ड, उसके सोल्जर्स ने क्या कर दिया, मतलब उनके सैनिकों ने मना कर दिया। रिफ्यूज करना मतलब क्या होता है? मना करना। ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना। दे वेर स्कर्ड एज दे हैड हर्ड that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। मतलब उन्होंने सुन रखा था कि उनके पास क्या है? वास्ट आर्मी है फुट सोल्जर्स की। फुट सोल्जर्स मतलब पैदल सेना, कैरियट्स मतलब कि रथ, और एलिफेंट्स मतलब हाथी। ठीक है, उन सब की बहुत ही व्यापक सेनाएं हैं उनके पास। इसलिए उनके सैनिकों ने, किसके सैनिकों ने? अलेक्जेंडर के। कहाँ का शासक था वो? मैसिडोनिया का। कौन से कॉन्टिनेंट का? यूरोप का। ये सारी चीजें पॉइंट ऐसे रिवाइज करते चलेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो उसने सुन रखा था कि भाई यहाँ के जो शासक होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी सेनाएं बहुत बड़ी होती है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसके सैनिकों ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया। तो ये था अभी तक का किसका क्लोजर लुक? मगध का। अब दूसरा देखिए, वज्जी। वज्जी क्या बता रहा है? वेल, मगध became a powerful kingdom. Vajji with his capital Vaishali was under a different form of government known as गणीय संघ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वज्जी के पास किस टाइप का सरकार थी, किस तरह की सरकार चलाई जाती थी? तो गण संघ या गण सरकार या संघ सरकार। ठीक है, मतलब जो लोगों की सहायता से चलती थी। इसका कैपिटल कहाँ है? वैशाली। मगध का कैपिटल कहाँ था? बताइए, सोचिए, मगध का कैपिटल कहाँ कहाँ था? मैंने एक नियर बाई लोकेशन भी बताया था, राजगिरी। वेरी गुड। अगर आपको पता हो, अगर आपको पहले से पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, राजगिरी। और राजगिरी कौन सी जगह को कहते हैं अभी वर्तमान में, उसका क्या नाम है, ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और दूसरी राजधानी क्या थी वो भी, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स एंड ईच वन नोन एज राजा। अब इसमें क्या होता था, देखिए, हो गया ना, ये क्या था? एक समूह था जिसमें कोई भी एक विशेष राजा नहीं था, इसमें लोगों का एक समूह था जिसमें से सब राजा थे, सबको राजा माना जाता था। ठीक है, क्या यहाँ पे दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, मतलब कोई भी संस्कार होते थे वो सब ये लोग एक साथ करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ। मतलब कुछ भी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती थी तो ये लोग एक साथ बैठ के डिसीजन करते थे, डिस्कशन करते थे। ठीक है, बात विचार करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। फॉर एग्जाम्पल, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat। मतलब इस तरह के संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मीटिंग करते थे। मान लीजिए कि जैसे कोई दुश्मन अटैक कर दिया तो हम कैसे बचेंगे उससे, तो उसके लिए वो लोग बैठ के डिस्कस करते थे। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट करते थे उसको। However, women दासाज एंड कर्मकार्स could not participate in this assemblies। अब देखिए इन असेंबलीज में, ठीक है, जो गण सरकार या संघ सरकार थी उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था? वुमेन, दास और कमकर्स। ठीक है, मतलब वही दास जैसे ही होते थे वो भी, जो नौकर चाकर होते थे वो। तो ये तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी क्या दिया हुआ है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजी फ्रॉम द दिघ निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। ठीक है, कौन सा? दिघ निकाय।
कौन सा बुक है? बुद्धिस्ट बुक है, which contains some of the speeches of the Buddha and these were written down about 2300 years ago. ठीक है, तो बुद्धिस्ट बुक कौन सा? दीघ निकाय। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है थोड़ा सा। अजात शत्रु एंड वजीज, देखिए दोनों के बारे में दिया हुआ है कैसे और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, वो क्या चाहता था, किस पे हमला करना? वज्जी पे। कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु और बिंबिसार दोनों बहुत ही प्रमुख राजा थे। कौन से साम्राज्य के या कौन से महाजनपद के? मगध के। ये मैंने मगध में ही बताया था आप लोगों को, तो इसको याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो वो किस पे अटैक करना चाहता था? वज्जी पे भी। एंड ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसक्करा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, और उसने अपने मंत्री को भेजा वसक्का को, कहा बुद्ध के पास, इस पे सलाह लेने के लिए कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजी मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, मतलब उन्हें कहा मिलना चाहिए? पूरे असेंबली में मिलना चाहिए। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड he replied that the वज्जी could continue to prosper as long as, देखिए वो कहते थे कि जो वज्जी है उन्होंने वो सारी चीजें अपने संग में लोगों के साथ मिलकर करता था। ठीक है, जिससे आपको पता है गण सरकार या संघ सरकार है। अब देखिए उसमें क्या क्या है। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, मतलब वो बड़े बड़े आयोजन करते थे। ठीक है, लोगों को कुछ भी चीजें उनकी समस्याएं सुनने के लिए, जानने के लिए, समाधान करने के लिए। ठीक है, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो लोग एक साथ मिलते थे और एक ही साथ काम करते थे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स, जो पहले से नियम स्थापित हैं वो उसी को फॉलो करते थे। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, वो क्या करते थे? रिस्पेक्ट मतलब आदर भी करते थे, उनका सपोर्ट भी करते थे और उन्हें सुनते भी थे। ठीक है, और क्या है कि वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, मतलब कि जो वहां की महिलाएं हैं उनको आप जबरदस्ती कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? चैत्याज लोकल श्रीन, वहां का तीर्थ स्थल, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, वहां का जो पवित्र स्थान है वो दोनों जगह था, शहरों में भी और गांव में भी। वाइट सैंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर द लीव द कंट्री फ्रीली, मतलब वो कहीं भी दुनिया में उनके राज्य में रहने के लिए वो क्या थे? स्वतंत्र थे। तो ये सारी चीजें किसने बताई? बुद्धा ने। किसको बताई? अजात शत्रु को। वो किस पे आक्रमण करना चाहता था? वज्जी को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक लास्ट पैराग्राफ है, ये क्या कहता है? राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्क्वेर द संघ, जो महाजनपद थे ना 16, उसमें जो ताकतवर राजा थे वो सब क्या सोचते थे कि हम संघ पे क्या कर लें? विजय प्राप्त कर लें। नेवरलेस दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago when the last of the Gan और संघ were conquered by the गुप्ता रूलर्स, और अंत में इसे कॉन्क्वेट कर ही लिया, विजय प्राप्त कर ही लिया। किसने? गुप्ता रूलर्स ने, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी। एंड अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 9, उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 9 में। तो अभी हमने दोनों के बारे में देख लिया, मगध के बारे में भी और वज्जी के बारे में भी। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग टाइप की सरकारें थी। अब चलिए देखिए ये लेट्स रिकॉल एक बार दोहरा लेते हैं, यहाँ से लगभग चैप्टर की मुख्य मुख्य चीजें जो है वो यहाँ से पता चल जाएंगी। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। राजा हु गेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस, मतलब कि जो अश्वमेध करते थे राजा यज्ञ, उनका घोड़ा जिस राज्य से पास हो जाता था उनको क्या किया जाता था? इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस में। सही बात है, और जो रोक लेता था उनको युद्ध करना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, सेकंड, द कैरेक्टर स्प्रिंकल सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, नहीं, जो सारथी या रथ चलाने वाला वो क्यों पवित्र जल को छिड़केगा राजा पे? वो तो पृष्ठ करते थे, पुरोहित। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपद, नहीं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं फाउंड हुआ है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कोई भी पैलेस फाउंड नहीं हुआ है। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, सही बात है, ये तो सही है, आपको भी पता है, हमने देखा था।
कि बहुत सारे टाइप के पॉट्स मिले हैं जिनमें एक पेंटेड ग्रेव भी था। मेनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड, सही बात है। महाजनपद में जितनी भी सिटीज थी वो सब क्या थी, फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड मतलब किले बंद, किले बंद। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो मतलब कि 3 ट्रू और 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रिकॉल का सेक्शन भी कंप्लीट, यहाँ भी चैप्टर भी कंप्लीट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट। और ये चैप्टर का हमारा क्या नाम है, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, प्राचीन गणतंत्र क्या कहता है। तो ये हमारा दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव भी इसका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं चैप्टर 6 में। और ये सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, जब ये क्लास 6 का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मैं एक ही साथ उसको पीडीएफ लास्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो स्कूल से एनसीईआरटी के बुक्स नहीं चला रहे हैं उनके बच्चों को भी सारी चीजें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन with all the word meaning you will reach. Okay, thank you so much.